हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ESIC MTS 2022 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है 5 जून को, उसका कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूं। सीट वाइज हर एक स्टेट में कितने सीट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं मेंस के एग्ज़ाम में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, क्या कट ऑफ रह सकती है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ESIC MTS का जो कितना सीट है इसके विषय में बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की, तो टोटल सीट आप देखेंगे कि 1956, लगभग 1950 के आसपास सीट है टोटल। और अगर मैं बात करूं अब स्टेट वाइज सीट की, तो स्टेट वाइज आप देखेंगे कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सीट है 292, लगभग 300 के आसपास दिल्ली में सीट है। इसके बाद महाराष्ट्र में 258, तमिलनाडु में 219, और बंगाल और सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम दोनों को मिलाकर के 203 सीट है। अहमदाबाद में 127 सीट है, यूपी में 119 सीट है, पंजाब एंड राजस्थान दोनों में 105 सीट है, हरियाणा में 77 सीट है, कर्नाटका में 65 है, केरला में 60 है, और मध्य प्रदेश में 56 है, तेलंगाना में 43 है, ओडिशा में 41 सीट है, बिहार में 37 सीटें हैं मात्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड में दोनों जगह 26 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 21 सीटें हैं, उत्तराखंड और असम दोनों जगह 17 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 15 सीटें हैं, गोवा में 12 सीटें हैं, और पुडुचेरी में 7 सीटें हैं। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो लगभग 1948 सीट तो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं, लगभग 1956 सीटें हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन फेज़ 1, फेज़ 1 में कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। तो फेज़ 1 में जो मैंने पढ़ा है, नेट से सर्च किया है, तो लगभग 22,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने फेज़ 1 को क्वालिफाई किया है। ये लगभग 10 गुना है, और 10 गुना नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी था कि फेज़ 1 को 10 गुना स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। और आपको बता दूं कि जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का था, यानी कि फेज़ 1 में आपने जितना भी नंबर लाया उसका कोई मायने नहीं रखता, बस आपको क्वालिफाई करना था। तो फेज़ 1 क्वालिफाइंग नेचर का था। अब हम बात करते हैं फेज़ 2 के बारे में। तो फेज़ 2 का अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो इसका कोई डाटा अभी तक अवेलेबल है नहीं, मैंने सर्च भी किया तो इसका डाटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, और मेरे सेंटर पर पटना में लगभग 100% मतलब पूरा का पूरा सीट भरा हुआ था, कोई भी बच्चा खाली नहीं था, कोई भी सीट। अब हम बात करते हैं कि जो टीयर 2 यानी कि फेज़ 2 में जो आपका मार्क्स आएगा वही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि टीयर 1 फेज़ 1 जो था वो तो क्वालिफाइंग नेचर का था, इसीलिए फेज़ 2 एग्ज़ाम जो होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपको फाइनल मेरिट में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर टीयर 2 में आता है, फेज़ 2 में आता है, मेंस में आता है, तो आप ज़्यादा चांस है कि आप फाइनल तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सीट्स, यानी कितने सीट के कितने गुना कैंडिडेट को DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि कितने गुना स्टूडेंट को ये मेंस में क्वालिफाई करवाएंगे या मेंस में वो पास करेंगे। हाँ, टीयर 1 के बारे में लिखा हुआ था कि 10 गुना कैंडिडेट को वो टीयर 2 के लिए बुलाएंगे, लेकिन मेंस में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था। लेकिन अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो लगभग 2 गुना स्टूडेंट को वो जो है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ये पूछ रहे थे कि क्या मेंस का एक 2 बार रिज़ल्ट आएगा क्या। मेंस का मतलब 2 बार कहने का मतलब ये है कि एक बार वो क्वालिफाइंग नेचर बोलेंगे कि इतना जिसको भी आया वो सभी पास हो गए हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर बाद में मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखो मेरे हिसाब से अगर बात की जाए तो वो डायरेक्ट DV के लिए बुलाएंगे। अब मेंस का कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है, वो डायरेक्ट DV के लिए। अब जो मेंस का रिज़ल्ट आएगा ना उसमें डायरेक्ट रोल नंबर रहेगा कि आप सभी लोग DV के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और DV डायरेक्ट उनका ले लिया जाएगा। DV के बाद जो फाइनल बनेगा ना वही मेंस का रिज़ल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से अब डायरेक्ट बच्चों को DV के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस की। एग्ज़ाम एनालिसिस जो 5 जून को हुआ था उसके बारे में, और इसमें जो है सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक नॉन बैंकिंग कैंडिडेट हूं, मतलब मैंने बैंकिंग की कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, इसलिए मेरी रीजनिंग बहुत ही बेकार थी इसमें।
अगर मैं बात करूं मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट मिनिमम कितना क्वेश्चन कर सकता था जिसने फेज़ 2 को क्वालिफाई किया है। तो अगर रीजनिंग की बात की जाए तो अगर कोई बैंकिंग स्टूडेंट नहीं भी है तो वो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर सकता था। 25 से 30 क्वेश्चन वो रीजनिंग में कर सकता था। अगर जीएस की बात की जाए तो उसमें 35 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता था। 35, 30, 35, 40 रख सकते हो। मैथ्स में मिनिमम 45 क्वेश्चन कर सकता था कोई भी एक स्टूडेंट, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और इंग्लिश में मिनिमम 40 क्वेश्चन कोई भी कर सकता था। अगर आप यहाँ पर टोटल करके देखते हैं जो मिनिमम कोई भी स्टूडेंट कर सकता था तो वो हो गया अपने पास 45, ये 25, 35, 60, 40, 100, 145, 145 नहीं, आप 140 से रख के देख लो। यानी कि मिनिमम कोई भी स्टूडेंट 140 क्वेश्चन तो करके ही आएगा। ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कट ऑफ रह सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने कितना क्वेश्चन करके आया है एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग में मैंने मात्र 31 किया है, जीएस में 46 किया है। हाँ, कुछ मैंने तुक्का भी लगाया है, ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी है। मैथ्स में 50 तो 50 मैंने कर ही दिया, लेकिन मुझे जो है सो एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल रहा था, तो उसको भी मैंने फिर भी टिक कर दिया। ऑलमोस्ट लगभग कहते हैं ना, वो लगभग इतना आंसर आ रहा था तो मैंने कर दिया। मैथ्स में मैंने 50 आउट ऑफ 50 किए हैं, लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि 49 ही मान के चलो मेरा, क्योंकि एक तो मुझे आंसर ही नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने टिक कर दिया। इंग्लिश में मैंने 50 आउट ऑफ 50 किए हैं। अब कितना सही होता है इसमें, देखो करते तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी तो होती है ना, कुछ गलत भी तो होंगे। तो मैंने टोटल कितना किया है, 50, 50, 100, 146 और 31, 177 क्वेश्चन। 177 क्वेश्चन मैंने जो है सो बनाकर आया है फेज़ 2 एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें से कुछ गलती भी होगी। ठीक है, जीएस में खास करके जो साइलोगिज्म था लास्ट वाला वो हार्ड था, लेकिन फिर भी मैंने उसको किया है, वो बैंकिंग लेवल का था, तो उसमें गलती हो सकती है। जीएस में मैंने देखा जो यूट्यूब पर बनाते हैं वीडियो, उसमें देखा तो मेरे 2-3 गलत थे। मैथ्स में एक तो पक्का गलत होगा जो मैंने टिक कर दिया। इंग्लिश का पता नहीं, इंग्लिश में भी कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो अब मेरे हिसाब से देखो, मिनिमम 140 कोई भी स्टूडेंट करके आ सकता था। मैंने एक नॉन बैंकिंग स्टूडेंट मैंने किया है 177, जिसमें मान लो कि 10 गलत हो जाता है तो 167। यानी कि अब मेरे हिसाब से मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ, अब आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है मेंस में, यानी आपको कितना कम से कम मार्क्स आता है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 140 से लेकर के 170 के बीच में अगर किसी का मार्क्स है, 140 से 170 के बीच में, तो उसको डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, 140 से 170। अब 140, 50, 60 कुछ भी रह सकती है। मेरे हिसाब से 140 से 70 के बीच ही कट ऑफ रहेगी मेंस के लिए, जिसको डीवी में बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान देनी है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है कि किस स्टेट में कितने सीट है। ज़्यादा सीट है तो ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट पास करेंगे। कम सीट है तो कम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ये भी चीज़ें देखना पड़ता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि क्या कट ऑफ रह सकती है। और हाँ, अब बात कर लेता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है ना मेंस के लिए, मेंस का जो रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, मेंस का रिज़ल्ट कब आएगा, मेंस रिज़ल्ट। तो मैंने सर्च किया नेट पर, तो मुझे जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि जून के लास्ट वीक में जो है सो इसका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, आप इसको कंफर्म मत मानो, लेकिन जून के लास्ट वीक तक में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए, मुझे अप्रिसिएट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।